Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अपना एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है वृत्त मेंसुरेशन में वृत्त का क्षेत्रफल। मेंसुरेशन में आपका है मेंसुरेशन में सर्कल। यह है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वृत्त के बारे में, जैसे आप अपने अगल बगल की जब वस्तुओं को देखें ध्यान से, तो आपको कुछ वस्तुएं ऐसे लगेंगी जैसे वो वृत्त टाइप की दिखती हैं। वृत्त टाइप की अर्थात जैसे साइकिल का चक्का हो, मोटर गाड़ियों का जो पहिया होता है वो किस टाइप का दिखता है, चक्के की एकदम वृत्त के टाइप का दिखता है, वृत्त के आकार का। तो जो वृत्त के आकार का दिखता है तो उसमें हमें उसकी जरूरत पड़ती है कि उसमें क्षेत्रफल भी निकाला जाए उसका। अब सबसे पहले तो यह है वृत्त कहते किसे हैं। एक निश्चित बिंदु होगा, उसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी होगी और उसी से चारों तरफ खींची गई आकृति वो भी कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। वृत्त जिस स्थिर बिंदु के चारों तरफ खींचा जाता है उसको कहते हैं केंद्र। उसको क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। अब जो निश्चित दूरी ली जाती है, जो निश्चित दूरी ली जाती है उस दूरी को कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। उसको कहते हैं त्रिज्या। अब इस त्रिज्या के अंदर यह जो त्रिज्या ली गई है, जो आकृति बनाई गई है, इस सेंटर के चारों तरफ, इस केंद्र के चारों तरफ जो एक बंद आकृति, एक रेखा खींची गई है, उस रेखा को कहते हैं परिधि। उसको क्या कहा जाता है, परिधि। ठीक है, परिधि, सरकमफ्रेंस। अब ये आपका परिधि हो गया और परिधि को दिखाया जाता है किससे, सी से। अर्थात सी बराबर एक फार्मूला होता है 2πr। इसको आप याद कर लीजिए कि परिधि बराबर, ये आपके पास एक फार्मूला है 2πr। r क्या है, r आपका रेडियस है, जहां r क्या है आपका रेडियस है, r रेडियस। और रेडियस अर्थात क्या है, ये त्रिज्या। त्रिज्या, जो त्रिज्या यहाँ केंद्र से परिधि तक की जो निश्चित दूरी ले लेते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को r से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं, r से। एक से अधिक त्रिज्या अगर है, एक से ज्यादा त्रिज्या है, तो r1, r2, r3 जितनी भी त्रिज्या है सबको आप मान लीजिए। अब देखते हैं कि इसमें वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक है A और एक बिंदु है B। इस दोनों बिंदुओं को क्या करें, मिला दिया गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया। इस रेखा को कहते क्या है, जीवा। क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब यह जीवा यहां पर खींची गई, दो बिंदु यहां पर हो, इसको भी हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। दो बिंदु क्या है कि यहां पर हो, एक बिंदु यहां पर हो और एक बिंदु यहां पर हो, यहां इस जगह से, और इसको भी मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए तो इसे क्या कहते हैं, जीवा। एक रेखा हम यहाँ पे दो कोई बिंदु, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको भी मिला दे तो इसको क्या कहेंगे, जीवा। मतलब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, जीवा कहते हैं। अच्छा, एक जीवा यह है, वो जीवा जो केंद्र से होकर के जाए, वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाए उसे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं उसे क्या कहते हैं, डायमीटर, व्यास कहते हैं। इसे d से दिखाया जाता है। ठीक, अब देखिए कि इस केंद्र से एक तरफ की दूरी को, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं r। तो इधर से इधर
परिधि है इधर, यहाँ से दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसको भी त्रिज्या कहेंगे यार। और इन दोनों को मिला दिया गया तो सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको कहते हैं व्यास, अर्थात व्यास बराबर हो गया 2r। एक व्यास में एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, दो त्रिज्याएं होती है। व्यास में कितनी त्रिज्या होती हैं, दो त्रिज्या होती है, अर्थात d बराबर आपके पास फार्मूला आ गया 2r। तो आपके पास दो फार्मूला हो गया, एक परिधि हुआ और एक आपके पास व्यास हुआ। व्यास बराबर 2r और परिधि बराबर 2πr। और इसमें एक पाई आ गया है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, या फिर इसी को 3.14 भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, इस पाई का मान यदि आपको निकालना हो, पाई का मान इतना आए या न आए, तो आप क्या करिए, एक वृत्त को आप खींच लीजिए और उस वृत्त पर एक पतला धागा आप रखते चले जाइए, उसके चारों तरफ पतला धागा रखते चले जाइए, और जब देखिए वह आपका गोल हो चुका है तो फिर आप कट लगा करके उसको सीधा करके देखिए वो कितना बड़ा हो रहा है, और उस वृत्त का व्यास नाप लीजिए। इस परिधि में आप जो व्यास की लंबाई आएगी उससे भाग दे दीजिए। पाई बराबर परिधि बटे में व्यास, जो भी व्यास आ रहा है, ये परिधि अर्थात इस धागा सीधा करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, पूरा परिधि बनेगा। उस परिधि में इसके व्यास से भाग देंगे, वही आएगा आपको क्या प्राप्त होगा, 22/7। अगर दशमलव में ले जाएंगे तब इतना मिलेगा, अगर दशमलव नहीं ले जाएंगे तो हमेशा यही मिलेगा। इतनी चीजें आपकी हो गई। चलिए आगे देखा जाए। इसमें यहां देखिए अब कि यह वृत्त है, वृत्त का यह तो केंद्र है, इसके बारे में तो हम परिधि है या केंद्र है यह सब जान लीजिए, जान गए हैं। और क्या यहाँ पे जीवा है, उसको सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब कुछ और चीजें जान लें। यहाँ पर जब इसको मिलाए थे तो हम लोग क्या कहें कि ये जीवा है, कॉर्ड है, लेकिन कोई लाइन है इस तरह से खींच दी गया है, इस तरफ इस पार से उस पार तक, अर्थात वृत्त को छेदते हुए चले जाए, वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए काटते हुए चले जाए, उसे कहते हैं छेदक रेखा। इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है इतनी। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर व्यास के बारे में पढ़ लिए थे कि एक वृत्त पर कोई ऐसा दो बिंदु है जिसको जब मिलाया गया, इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया गया तो एक कहां से होकर गया आपके पास, केंद्र से। जब केंद्र से कोई रेखा होकर के जाती है तो उसी को व्यास कहते हैं, और व्यास के ऊपर एक जगह बची है आधा और आधा नीचे बची है, तो इस आधे क्षेत्र को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। इसे क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। नीचे वाला भी एक सेमी सर्कल होगा, ऊपर वाला भी एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त हो गया। चलिए अब देखिए, जब जीवा से कटा हुआ भाग होता है, अगर इसको मान लें हम लोग कि ये जीवा है, तो जीवा के नीचे वाला ये जो जगह आया है, इस जगह को इसको कहते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। कौन सा, छोटा एरिया है तो लघु वृत्त खंड कहते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला पूरा ये बड़ा वृत्त खंड मिला है, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है इतना। तो ये अर्धवृत्त व्यास से जब कटा था तो अर्धवृत्त कहा गया, लेकिन व्यास के बजाय यदि ये किससे कट गया है, इस जीवा से कट गया है, तो जीवा से कटा हुआ वृत्त क्या कहलाता है, छोटा वाला हिस्सा लघु वृत्त खंड कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। ठीक, ये भी कंफर्म हो गया। चलिए अब एक चीज और देखें, यहाँ से ये केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की खींची गई जो दूरी होती है, यहाँ से इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। तो यह त्रिज्या है तो आपका तो ये भी त्रिज्या ही हुआ,
क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है। अब इसके बीच में जो देखिए कुछ एरिया आ गई, मतलब वृत्त को अगर दो त्रिज्याओं से किसी वृत्त को काट के निकाला जाए तब उसे क्या कहते हैं, उस समय उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। उसे उस समय क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। उस समय उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। इस पूरे क्षेत्रफल को कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यह कौन सा क्षेत्रफल हुआ, छोटा है त्रिज्य खंड से कटा हुआ भाग, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लघु त्रिज्य खंड कहा जाएगा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और ये बाहर वाला जो पूरा एरिया है, पूरा जो बचा है, इस त्रिज्य खंड से बाहर वाला पूरा जो बच गया है, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, इतना ये भी कंफर्म हो गया हम लोगों का। अब इसमें देखिए यह आपका क्या है, केंद्र। यह केंद्र हो गया। अगर इस केंद्र से एक त्रिज्या यह खींच दी जाए और एक त्रिज्या यह खींच दी जाए, तो यह तो त्रिज्या था, लेकिन इस भाग को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक की रेखा को क्या कहेंगे। तो यहां से यहां तक की जो रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं चाप, या इसको आर्क कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, आर्क कहा जाता है। इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, स्मॉल एल से दिखाते हैं। ठीक, अब इतनी चीजें हम लोगों को कंफर्म हो गई। अब इसमें कुछ फार्मूला देखें कि कौन कौन सा फार्मूला होता है। यहां पर देखिए यह क्या आपका केंद्र है। अगर इससे हम केंद्र से होती हुई एक रेखा खींच दे तो हम लोग कहते हैं कि अर्धवृत्त हुआ, यह भी क्या है, अर्धवृत्त। यदि ऊपर वाला हिस्सा हम इसको पूरा मिटा दें तो यह क्या हो गया, आपके पास अर्धवृत्त बचा। इस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, परिधि। अच्छा, परिधि को और क्या कहा जाता है, परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, जो भी भुजा हो उस भुजा का क्या कहते हैं, योग। भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। यदि वह वृत्त है तो उसी को कहते हैं परिधि। और परिधि बराबर क्या था, 2 पाई आर। यह परिधि बराबर, लेकिन अगर अर्धवृत्त हो जाए तो अर्धवृत्त पूरा जब निकाला गया तो 2 पाई आर निकला, लेकिन आधा निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर। यह आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, पाई और आर। हमें क्या पता था कि ये आर होता है और ये आर होता है, इधर आर है और इधर आर, तो टोटल क्या होगा आपका 2r, टोटल 2r। अब इस अर्धवृत्त का जो परिमाप निकालेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, या फिर इसी को और क्या कहते हैं, परिधि। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए भुजाओं का योग। भुजा कौन सी है, एक पूरी भुजा ये है और एक पूरी भुजा ये है, तो इसको कहा गया पाई आर और इसको कहा गया आर प्लस आर बराबर 2r। तो यह हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। जब अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा तो हमें यह ध्यान रखना है। चलिए, अब अगर ये पूरा वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक रेखा है, इस तरह से काटे, दो त्रिज्या ऐसे काटे वृत्त को कि यहाँ पे 90 अंश का बने, तो 90 अंश का बनने का मतलब इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहा जाता है इसको, चतुर्थांश। ठीक है, अब इस चतुर्थांश का यदि निकाला जाए, परिमाप निकाला जाए, तो यह बचा कितना, यही हिस्सा बचा। तो चौथा हिस्सा बचा था। पूरा परिमाप क्या है, 2 पाई आर। पूरा परिमाप क्या था, मतलब पूरी परिधि क्या थी, 2 पाई आर। लेकिन चौथाई हिस्सा इसका निकालेंगे, एक भाग निकाले, एक भाग यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ, दूसरा तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा यह ही है। चौथा भाग का मतलब 4 से डिवाइड कर दे। यह कितना हुआ, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, पाई आर बटे में 2। यह तो आया किसका, इस एरिया का, ये आया इसका। ठीक, इस चाप का नाप आया कितना, चतुर्थांश का, कि पाई आर बटे 2। लेकिन एक आर यह है और एक आर यह है, तो ये कितना हो गया, 2r।
तो यह चतुर्थांश का परिमाप क्या आ गया, चतुर्थांश का परिमाप बराबर 2r बटे में 2r प्लस पाई r बटे में 2, ये चतुर्थांश का परिमाप निकल गया। ठीक, अब इस परिमाप इतनी चीजें जानकारी होगी। अब आगे थोड़ा सा देखें। अब देखा जाए कि प्रश्न इस तरह से पूछता है कि कोई साइकिल है या जो है मोटर गाड़ी है, वह 10 किलोमीटर जाने पर उसका चक्का कितने चक्कर लगाएगा, या कोई साइकिल है वह जो है कि 20 किलोमीटर जाने के बाद जो है उसका चक्का जो होगा, उसका पहिया होगा, कितने चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता, पहले पता लगाना होता कि आखिर क्या है चक्का जब चलता है तो किस प्रकार से जो है कि रन कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसमें हमें ज्ञात कैसे करें कि कितनी बार वह चक्कर लगा रहा है। तो देखें कि यह पूरा मान लेते हैं कोई पहिया हो गया। अब इस पहिए का भाग जब सड़क पर चलने शुरू कर देगा तो मान लेते हैं यहाँ से कट होगा। अगर इसको आप घुमाते चले जाएं, जैसे लेट कर लेते हैं, अभी ये वाला भाग ऊपर है मार्कर का, अगर इसको घुमाए हम तो अभी देखिए यहाँ से घुमाया जा रहा है, इसकी जगह से घुमाए हम लोग यहाँ से, और वृत्त है ही है, वृत्त टाइप का है, तो इसको अगर घुमाए हम लोग तो ये चलते हुए कितना है, एक चक्कर लगाने के बाद ये कहाँ आ गया, इतना। इसको अगर मिला दिया जाए तो यही क्या हो गया, आपकी परिधि हो गई, यही क्या हो गई, आपकी परिधि। ठीक, एक चक्कर घुमाने पर अर्थात एक चक्कर का पूरा मान निकालेंगे, ये एक चक्कर का मान निकालेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, परिधि, इसी को परिधि कहते हैं। मतलब कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। अब यहाँ पर देखिए कि एक मान लेते हैं पहिया है, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में ये वाला कट अगर यहाँ पर लगा हुआ है, ये कट दोबारा ऐसे घूमते 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 फिर ये आ जाती, ये चक्का कुछ दूर तो जरूर चलेगा। अब जितनी दूर चला जाएगा उसी को कहते हैं पहिए की परिधि। एक चक्कर में जितनी ये दूर पहिया जा रहा है, साइकिल एक चक्कर में जितनी दूर घूमते हुए एक चक्कर में जा रही है, उसी को कहते हैं पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि क्या पता है हम लोगों को, 2 पाई r। तो इतना फार्मूला आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और एक मेन चीज है इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। ये मेन चीज है, इसको याद रखिए। पाई का मान प्रश्न में जब लिखा रहे कि कितना लिखना है, 22/7 अगर कहे तो 22/7 लिखिए, 3.14 कहे तो आप इसको लिखिए। अगर दोनों प्रश्न में न दिया हो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार रखिए। पाई का मान यहाँ पे 22/7 उस समय रखिए जब r का मान कटने लायक लगे, अर्थात यहाँ 7 का कोई गुणज हो तो आप इसे रखिए, अगर 7 का गुणज नहीं है तो आप इसको रख लीजिए, या फिर पाई को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है कि यह पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे में 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, ये चतुर्थांश का तो पूरा था पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे में 4। ये इसका क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं हम लोग। अच्छा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक होता है, एक है यहाँ पर मेन क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई, इसके द्वारा कटा हुआ जो भाग है इसको कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360, यह फार्मूला आप कम लगाएंगे जब प्रश्न में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, अर्थात सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब पूछेगा तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। यदि वह चाप की लंबाई पूछ लेता है कि यहाँ से यहाँ तक जो पूछ ले कि यह त्रिज्या हो गई है और इसके बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, यल कहते हैं, और इस यल का नाप निकालना हो तो यल बराबर क्या होता है,
पाई 2 पाई r थीटा बटे में 360। इतनी चीजें आप याद रखिए। ठीक, वृत्त से संबंधित जितने फार्मूले थे लगभग इस पहले एक्सरसाइज में, तो उसको हम लोग यहीं पर एक ही साथ देखें। वृत्त की परिधि आप क्या होता है बताते चलिए, आपका रिवाइज भी होता चलेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या था आपका 2 पाई r। अर्धवृत्त की परिधि क्या था, तो इसका आधा कर दीजिए पाई r। चतुर्थांश की परिधि बराबर क्या होता है, इसका चौथाई हिस्सा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा पाई r बटे में 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका आधा कर दीजिए पाई r स्क्वायर बटे में 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका चौथाई हिस्सा करिए पाई r स्क्वायर बटे में 4। व्यास बराबर क्या होता है 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या अर्थात r बराबर, तो व्यास बटे में 2, व्यास बटे में 2। ये लगभग पूरा फार्मूला हो गया जो कि पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे।